उत्तराखंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं हर हफ्ते, उसका अगला प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें आपका हिंदी के 20 उन क्वेश्चनों को लिया गया है या उस तरीके के क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको मैं आपका यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। तो 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारा जो आपका संजय देव क्लासेस करके आपका टेलीग्राम जो चैनल है उस पर इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा और यहां से उसका मिलान आप कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न है वो है अन्वेषण शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण शब्द आपका बना है अनु धन ऐसण से। अब कैसे बना है देखिए, ये एक यण संधि है, इसका अनु अंत किसमें हुआ है अनु उ में और एक आरंभ किसमें हुआ है ए में। तो ये दोनों ध्वनियां मिलेंगी तो ये बन जाएगा वे। तो अ में से आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। नौ में से आपका अब उ हट चुका है तो ये अब आधा नौ बच जाएगा और ये दोनों मिलकर के नई ध्वनि बन चुके हैं वे, और आगे वही रहना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा नौ है तो अन्वेषण। तो ये आपका सही उत्तर होगा ये वाला। अगला, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग, देखो उपसर्ग वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लग करके या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम आपका उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे। जैसे इसमें मूल नाम क्या है नाम, तो इसके आगे लगा है बद, बदनाम। इसमें क्या है मास, इसके आगे क्या लगा है बद, तो क्या हो गया बदमाश। ये क्या है बदला, बद बदला, ला कोई शब्द नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो आगे लगा है वो आपका प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, बल्कि बदला शब्द में आपका ला पीछे लगा हुआ है, बदल से बदला बन गया है आपका। तो इसमें ये आपका उपसर्ग नहीं है बल्कि इसमें जो प्रत्यय है वो पीछे जुड़ा है, बखूबी, खूबी के आगे बो लगा है। तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर है, बदला में कोई आपका उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। अगला, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। राजभाषा अधिनियम 1976, पहला राजभाषा अधिनियम 1963 में आया 7 मई 1963 को, और उसके बाद दूसरा राजभाषा अधिनियम आया 1976 में। तो उसमें राज्यों को उनके भाषाई आधार पर उनके कार्यालयों के साथ जो केंद्र सरकार के पत्राचार होंगे उसके लिए उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था, क, ख और गौ श्रेणी। क श्रेणी में हिंदी भाषी राज्य हैं सारे, हिंदी भाषी मतलब हिंदी भाषी राज्यों में आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। 6 तो ये है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बाकी ख समूह में आपके हिंदी भाषी राज्यों से साथ लगे हुए जो देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं कुछ बहुत, और आपका इसी क्षेत्र से हमें जैसे पंजाब है, चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो इनमें से कुछ आपका देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो 4 राज्य हैं इनको आपका ख में रख, 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप, उन सबको रखा गया है ख में। गौ में रखा गया है द्रविड़। द्रविड़ मतलब जो आपके तमिल भाषा से निकले हुए हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और आपका कन्नड़। उन चारों भाषाओं को क्षेत्र भाषा को केरल का आपका मलयालम हो गई, कर्नाटका की कन्नड़ हो गई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु हो गई, तमिलनाडु की तमिल हो गई, और उसके अलावा उड़िया उड़ीसा की, और उसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य हैं उन सबको रखा गया है गौ में। तो भाषाई आधार पर राज्यों के साथ केंद्र सरकार के कार्यालय इसी हिसाब से पत्राचार करेंगे। तो ये आपका राजभाषा अधिनियम 1976 में राज्यों को आपके उनके कार्यालय की भाषाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, क, ख और गौ में। तो इसमें आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि शुद्ध संस्कृत का शब्द नहीं है बल्कि तद्भव है। कृष्ण बिल्कुल है, कृष्ण आपका
तत्सम शब्द है। आम्र, आम का तत्सम है। अधीन आपका आधीन का तत्सम है। आसरा, आसरा आपका तद्भव शब्द है। आसरा तद्भव है। इसका जो आपका तत्सम होता है वो होता है आश्रय। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला, सरकारी पत्रों में विषय का उल्लेख किया जाता है। ए संबोधन के बाद, बी संबोधन से पूर्व, सी पत्रांक व दिनांक के बाद और डी स्वनिर्देश के बाद। तो जो आपका देखा होगा सरकारी पत्रों के प्रारूप में आपने, तो सबसे पहले सरकारी पत्र का नाम होता है, उसके बाद यहाँ पर पत्रांक और दिनांक होता है, फिर आपका प्रेषक होता है जो भेजता है, फिर आपका प्रेषिती का नाम भी होता है, फिर उसके बाद यहां पर लिखा जाता है विषय को, क्या विषय है। उसके बाद होता है संबोधन, जिसे आप बोलते हो महोदय। सरकारी पत्रों में संबोधन क्या होता है, महोदय। तो इसके अनुसार कहाँ आएगा, संबोधन से पूर्व, यानी कि विषय कहां पर आता है, यहां पर। तो संबोधन से पूर्व आएगा विषय, तो ये इसका सही आंसर है। क्योंकि स्वनिर्देश तो आपका नीचे वाला, जहां पत्र हम खत्म करते हैं, यहां पर जो भवदीय वाला लिखते हैं वो स्वनिर्देश होता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा संबोधन से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बनारस अखबार का संपादन किसने किया था। बनारस अखबार का संपादन किसने किया था। बनारस अखबार हिंदी के विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण अखबार माना जाता है। इसका संपादन आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। दोहावली बिल्कुल है, अभी पूछी गई थी। पार्वती मंगल भी है, गीतावली भी है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है। रामचंद्रिका आपको पता होगा, ये आपका केशवदास की, केशवदास की रीतिकालीन महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। क्योंकि तुलसीदास का जो काल है वो तो भक्तिकालीन है, ये रीतिकालीन है। रामचंद्रिका केशवदास की। आटे दाल का भाव मालूम होने का सही अर्थ है। आटे दाल का भाव, बोलते हैं ना कि तुम्हें आटे दाल का भाव क्या पता, आटे दाल का भाव क्या पता, ऐसे बोला जाता है। इस मुहावरे का सही अर्थ है कि तुम वास्तविकता से बहुत दूर हो, तुम्हें वास्तविकता का पता नहीं है। महंगाई बढ़ना नहीं है, रहस्य मालूम होना नहीं है, कमाई का पता चलना नहीं है, वास्तविकता का पता चलना है। आटे दाल का भाव पता होने का मतलब है आपका वास्तविकता पता चलना, कि जमीनी रियलिटी क्या है, तो उसे बोलते हैं आपका आटे दाल का भाव पता होना। अगला, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत ने पहली बार हिंदी आपका, यानी कि जो आपकी हमारी भाषा है उसमें आपका पहला जो उनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उसमें पहली बार रसों का उल्लेख हुआ है। तो उसमें 9 रस थे। वैसे तो आजकल 11 रस माने जाते हैं, क्योंकि इसमें एक आपका भक्ति रस अलग हो गया है, और एक जो माँ का बेटे के प्रति होता है, जिसे हम आपके ममता बोलते हैं, वो अलग हो गया है। पहले आपके 9 ही रस होते थे, क्योंकि प्रेम के लिए पहले श्रृंगार रस ही बताया जाता था। लेकिन श्रृंगार रस के अब 3 अलग अलग कैटेगरियां बना दी गई हैं। एक तो श्रृंगार, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच आपका मिलन और बिछड़ने से संबंधित जो रस है उसे श्रृंगार रस बोलते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके अलावा जो माँ का बेटे के प्रति और बेटे का माँ के प्रति जो प्रेम है, उसे थोड़ा अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। उसे हम एक तरीके से ममता बोल सकते हैं। और एक आपका भक्त का अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, उसे हमने अनुराग या भक्ति कहा है। तो इस प्रकार से रसों की संख्या वर्तमान में तो 11 बताई जाती है, लेकिन पहली बार जब भरत मुनि ने रसों का प्रयोग किया था, रसों का उल्लेख किया था अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में, तो उन्होंने रसों की संख्या बताई थी 11, सॉरी 9। कितनी बताई थी, 9। देवासुर में कौन सा समास होगा। देवासुर शब्द को तोड़ोगे तो इसमें लिखेगा देव और असुर, देव और असुर शब्द निकलेंगे। और जहां और आए, जब समास को तोड़ने पर 2 पदों के बीच और, अथवा, या इस तरीके के शब्द आते हैं, या वैसे साधारण उसमें समझो तो देव भी एक संज्ञा है, असुर भी एक संज्ञा है, यानी कि दोनों पद समान है। जहां दोनों पद समान हो और बीच में और अथवा या हो, तो उस समास को बोलते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो ये इसका सही आंसर होगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना होती है, ज्योत्सना, ये वाली आपकी
शुद्ध वर्तनी है। ज्योत्सना के ही लिखे हैं, जयो है वो, जयो नहीं होती। ये क्या है, ज्योत्सना है, और ये क्या है, जयोत्सना। ये 100 पूरा है, तो इसमें आधा ही 100 होता है। अधम शब्द का विलोम होगा उत्तम, नवीन, अनाधम और मध्यम। अधम, अधम शब्द का मतलब होता है जो सबसे निकृष्ट हो, नीचे हो, और इसका सही विलोम होगा उत्तम। अगला क्वेश्चन है, सोहन धीरे दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। सोहन धीरे दौड़ता है, दौड़ता है ये वाक्य है। सोहन धीरे से धीरे दौड़ा, तो इसमें क्रिया है आपका दौड़ना, और इस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे दौड़ना। तो दौड़ने का क्या बता रहा है, विधि बता रहा है, यानी कि उसकी रीति बता रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला, कौन सा एक वाक्य संयुक्त वाक्य है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जैसा और वैसा जहां पर भी लगता है, जो, जैसा, जिसको, वहां पर आपका हमेशा मिश्र वाक्य होता है। दूसरा, काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, काम समाप्त हो जाए। वैसे ये वाक्य पूरा हो जा रहा था, लेकिन इसने तो लगा करके इसे अधूरा छोड़ दिया, फिर आगे पूरा हो रहा है इसके द्वारा, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य होगा। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर है एक वाक्य, सुखी नहीं है दूसरा वाक्य। इसका मतलब फिर भी इसमें क्या है, एक अव्यय का काम कर रहा है। आगे का उपवाक्य स्वतंत्र, पीछे का उपवाक्य स्वतंत्र, आश्रित नहीं है, इसीलिए ये फिर भी जहां पर लगा है यह होगा आपका संयुक्त वाक्य। बाकी लास्ट वाला, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, लेकिन की लगा करके इसने इसे मिश्र बना दिया है, तो इसमें सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य का सी। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, वाक्य है। ए विधिवाचक, बी इच्छावाचक, सी संदेहवाचक, डी निषेध। देखो पढ़ो इसमें, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, नहीं हूं, तो नहीं में क्या आ गया, नहीं में आ गया आपका निषेधात्मक। क्या आ गया, निषेधात्मक। अगला, सारंग का पर्यायवाची है। सारंग, इसमें से सारंग का जो पर्यायवाची है वो होता है मोर। सारंग का, इसका तरंग होता है, हाय बाजी तरंग, घोड़े को, सारंग नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में भाववाचक संज्ञा है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा। देखो गुरु, गुरु क्या है, किसी व्यक्ति को गुरु कहा जाता है, तो किसी का पदनाम है गुरु, तो जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य क्या है, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। वीर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मित्रता क्या है, भाव है। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसी स्थान का नाम नहीं है, ये किसी प्राणी का नाम नहीं है। स्थान, वस्तु और प्राणी का नाम न हो, और वो किसी भाव या स्थिति का, भाव या आपके मन स्थिति का नाम हो, तो उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन सी होगी, मित्रता। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, ये से जो है वो आपके उत्पत्ति के लिए है। जब किसी चीज की कहीं से उत्पत्ति होती है तो वो से अलग होने का नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के आपका कंफ्यूज रहते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है। अलग नहीं है, यहां पर गंगा हिमालय से निकल रही है, यानी कि गंगा हिमालय का उद्गम है। यानी कि गंगा क्या बता रहा है, हिमालय से उद्गमित होने का आपका आधार बता रहा है। और आधार को हमेशा हम क्या बोलते हैं, करण कारक। किसी भी क्रिया के होने के आधार को हम क्या बोलते हैं, करण कारक। किसी वस्तु के द्वारा कोई चीज संपन्न की जाती है तो वो करण का कारक होता है। अपादान का से नहीं है। आप कहते पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है, आप कहेंगे पत्ता पेड़ से पैदा होता है, तो वहां से किसका हो जाएगा, करण का। इसी वाक्य को बोलेगे पत्ता पेड़ से गिरता है, तो वो पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां पर अपादान आ जाता है। लेकिन इसमें अपादान नहीं है, ये ओरिजिन बता रहा है, यानी कि पैदा होने का चीज बता रहा है, पैदा होने का आधार बता रहा है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है। किसी के पास रखे हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं, थाती बोलते हैं ना, कि हमारी पृथ्वी हमारी प्रकृति की अमूल्य थाती है। तो ये मतलब हमें
प्रकृति ने जो हमें पृथ्वी में जीवन दे रखा है, ये हमारी क्या है, अमूल्य था, यानी कि ये हमारी नहीं है बल्कि इस प्रकृति की देन है, उसी का है, ये हमारे पास रखा हुआ है। अगला, चाकू किस भाषा का शब्द है? चाकू, चाकू आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तो ये 20 क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसे खुद पीडीएफ से कर करके देखें और उसके बाद फिर आप इसको वीडियो में देख करके अपना मिलान कर सकते हैं। खुद पीडीएफ से करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितने कर पा रहे हैं, 17, 18, 19, 20 या 15, जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से। तो ये प्रैक्टिस सेट करने से आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आप जो भी हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं, पता चलेगा कि हाँ मेरा ये क्षेत्र पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा अनएक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए आयोग बना रहा है, वैसा ही हम भी लेकर के आ जा रहे हैं, लगभग वैसा ही, उन्हीं सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए, उन्हीं क्षेत्रों पर आपका पहुंच बनाते हुए, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है।